Hello everyone. In this video, we'll be solving Artificial Intelligence Class 10 2023 board question paper. So let us start. So the question one is in this particular question there will be 6 questions. इसमें 6 क्वेश्चन होंगे और सिर्फ आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे, कोई भी 4. ठीक है. So the first question is which of the following is not a task of an entrepreneur and the options are sharing of wealth. करता है नॉट है तो नॉट के क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुनना कि जिसका आंसर नो होगा ओनली दैट विल बी द आंसर. तो बिकॉज हमारा यहाँ मेंशन क्लियर किया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टास्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. सो नॉट में जहाँ भी ये लिखा हो मेंशन किया हो नॉट, सो दैट मीन्स जिसका आंसर नो आएगा इन चारों ऑप्शंस में से दैट विल बी द करेक्ट आंसर. फाइन. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो शेयरिंग ऑफ वेल्थ, यस वो शेयर करते हैं. प्रिफरेबली यूजिंग फॉरेन मटीरियल्स, नो. एंटरप्रेन्योर कभी भी फॉरेन मटेरियल यूज नहीं करते, तो इसका आंसर नो आ रहा है. सो दिस इज द करेक्ट वन. सी इज फुलफिलिंग कस्टमर नीड्स, यस. हेल्पिंग सोसाइटी, यस. सो द करेक्ट आंसर इज प्रेफरेबली यूजिंग फॉरेन मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 2 is GUI stands for graphical user interface, that is B is the correct answer. Question number 3 is which of the following is a function of an entrepreneur. Now कौन सा है? Let us start with the A. Following the traditional method of business, no. वो innovative method करते हैं. ठीक है. Then innovation, yes, this is a function. C is keeping all the profit to himself herself, no, they share the profit. Then is D is avoid taking decision, no, they take decisions. Okay, so B is the correct answer. Question number 4 is right clicking on a file or a folder opens what? तो राइट क्लिक अगर आप फाइल या फोल्डर पे क्लिक करते हो तो क्या होता है राइट क्लिक करने से? सो इट ओपन्स अ शॉर्टकट मेन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वाइटल बिकॉज इट लीड्स टू द फॉलोइंग बेनिफिट. तो हमें बेनिफिट बताने हैं. ए इज इंप्रूव मूड्स, यस. बूस्ट इम्यून सिस्टम, यस. प्रमोट्स लॉन्गेविटी, यस. सो आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर अर्ज टू डू समथिंग अचीव देयर गोल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर. सो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि बिना कोई एक्सटर्नल प्रेशर के अगर कोई बंदा अपना काम खुद करता है, ठीक है, देन व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग नोन एज. सो अगर कोई भी बिना एक्सटर्नल प्रेशर के काम करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, सेल्फ मोटिवेशन. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पॉपुलर एग्जांपल ऑफ पॉकेट असिस्टेंट्स आर. देयर आर मेनी पॉकेट असिस्टेंट लाइक फॉर एग्जांपल आपका सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, देन गूगल असिस्टेंट हो गया. सो आंसर इज गूगल असिस्टेंट एंड सिरी, कोई भी आप दो लिख सकते हो. Next question is this is a fact that all human beings have all 9 types of intelligence, okay, but at different levels, yes. Name any 2 such intelligences. There are 9 intelligences. उसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हो. तो I choose in linguistic intelligence और interpersonal intelligence. आप interpersonal और intrapersonal intelligence भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. Third question is identify the incorrect, again जिसका आंसर no होगा. Incorrect statement from the following. So let us read the first one. So AI models can be broadly categorized into 4 domains. No. AI models जो होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं, that is NLP, CV and data science. ठीक है. तो ये गलत है. So ये तो गलत हो गया. अब let's see second one. Data science is one of the domain of AI model. Yes. Price comparison. Third is price comparison. Websites are example of data science. Yes. The information extracted through data science can be used to make decision about it. Yes. So that is सिर्फ एक ही इसमें गलत था बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है. तो एक ही का आंसर नो आया और वो आपका है कि हमारे 4 डोमेन्स होते हैं. 4 डोमेन नहीं होते. वी हैव ओनली 3 डोमेन्स ऑफ एन AI. सो दिस इज ये ही सिर्फ गलत आया है. सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1. सो दैट इज द C इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली 1. Question number 4 is during data acquisition, feeding previous data into the machine is called what? अगर हम जब डाटा एक्विजिशन के टाइम पे पहले वाला जो डाटा है वो अगर मशीन को फीड करते हैं तो इसका मतलब हम मशीन को क्या कर रहे हैं? ट्रेन कर रहे हैं. सो आंसर इज योर ट्रेनिंग डाटा. नाउ रिग्रेशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, ओके, वेयर डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लेबल्स, यस. एंड डाटा नीड नॉट बी कंटिन्यूस. सो रिग्रेशन के अंदर हमारा जो डाटा होता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए. बाकी सब तो ठीक है कि वो डाटा लेबल्ड है, ठीक है, लेकिन डाटा कंटिन्यूस होना चाहिए रिग्रेशन मॉडल के अंदर. सो दिस इज फॉल्स.
Now question number 6 is which of the following is defined as a measure of balance between precision and recall. तो precision और recall के बीच में जो balance बनाता है that is known as your F1 score. Okay, let us move to the next question. Question number 3 is answer any 5 out of the given 6 questions. So first is email filters, spam filters, smart assistants are example of. Now ये तीनों जो है हमारे किस चीज़ के एग्जाम्पल है? पॉकेट असिस्टेंट नहीं, पॉकेट असिस्टेंट में ईमेल फिल्टर नहीं आएगा, ठीक है. स्मार्ट असिस्टेंट तो आ सकता है लेकिन ईमेल फिल्टर, स्पैम फिल्टर नहीं आएंगे. कंप्यूटर विजन, सीवी नो, कंप्यूटर विजन ईमेल फिल्टर्स में नहीं आएगा. एनएलपी यस. सो एनएलपी में हमारा क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसके अंदर जो टेक्स्ट होता है वो उसको एनालाइज कर सकता है. ओके, सो जो तीनों हैं दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ NLP. नाउ सेलेक्ट द करेक्ट फीचर ऑफ ए स्मार्ट बोर्ड. तो स्मार्ट बोर्ड का क्या फीचर है? ए इज स्मार्ट बोर्ड्स आर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल. यस. कोडिंग इज रिक्वायर्ड टू टेक दिस अप ऑन बोर्ड. यस. So smart boards work on bigger databases and other resources directly. Yes. So all of the above is the correct answer. Question number 3 is for dash the whole corpus is divided into sentences. तो for dash मतलब जो फर्स्ट स्टेप है हमारा टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का, तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस सेगमेंटेशन. तो फॉर सेंटेंस सेगमेंटेशन द होल कॉर्पस इज डिवाइडेड इनटू सेंटेंसेस. अब नाम से ही पता चल रहा है सेंटेंस सेगमेंट मतलब कि हम सेंटेंसेस में उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं पूरे कॉर्पस को. ओके, दैट इज योर सेंटेंस सेगमेंटेशन. नाउ ईच सेंटेंस इज टेकन एज अ डिफरेंट डाटा, सो नाउ द होल कॉर्पस गेट्स रिड्यूस्ड टू सेंटेंसेस. ओके, now question number 4 is dash helps to find the best model that represents our data and how well the chosen model will work in future. कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो मॉडल है वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा. सो दैट इज बेसिकली नॉन एज योर इवैल्यूएशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाइल इवैल्यूएटिंग अ मॉडल्स परफॉर्मेंस रिकॉल पैरामीटर कंसिडर्स व्हाट. सो जब हम रिकॉल पैरामीटर की बात करते हैं तो वो क्या कंसिडर करता है? तो अगर रिकॉल का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें, सो वी हैव टीपी अपॉन एंड देन टीपी प्लस FN. सो दैट इज वी आर कंसिडरिंग दीज टू थिंग्स. So TP is what? True positive, that's जो second में है, और third is false negative. So we are considering 2 as well as 3. So the answer is B, 2 and 3. तो recall के अंदर हम लोग true positive और false negative इन दोनों को consider करते हैं. Now question number 6 is with reference to NLP consider the following plot of occurrence of words versus their values. तो अगर आपने एक ग्राफ देखा होगा NLP के अंदर, बैग ऑफ वर्ड्स के अंदर यूज होता है ये. सो हमारा क्या है कि जो हमारे फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं उनकी उतनी कम वैल्यू है, लेकिन जैसे जैसे हमारे रेयर वर्ड्स आते जाएंगे उनकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती ही चली जाएगी. सो इन द गिवन ग्राफ X रिप्रेजेंट्स वर्ड रेयर और अ वैल्यूएबल वर्ड्स. ठीक है, सो जिनका ऑकरेंस हमारा कम होगा उतनी ही उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी. Now next question is question number 4. Which of the following is a feature of document classification? So document classification हम क्या कर सकते हैं? So it helps in classifying the type and genre of document. Yes, that is correct. क्योंकि हम जब डॉक्यूमेंट को क्लासीफाई करते हैं तो वो किस तरीके का डॉक्यूमेंट है, उसमें किस तरीके का क्या कहते हैं जेनरे है, कि वो स्पोर्ट्स का डॉक्यूमेंट है या फिर कि कोई कोडिंग का क्वेश्चन है, तो वो क्लासिफिकेशन नहीं करेगा तो आंसर करेक्ट नहीं बता पाएगा. तो पहले वो क्लासीफाई करता है कि किस तरीके का ये क्वेश्चन है या किस तरीके का ये टेक्स्ट है. ओके, सो A इज द करेक्ट वन. सो दैट इज बेसिकली योर हेल्प्स इन क्लासीफाइंग टाइप एंड जेनरे ऑफ अ डॉक्यूमेंट. नाउ सेकेंड इज 2 कंडीशंस व्हेन प्रेडिक्शन मैचेस विद द रियलिटी. जब प्रेडिक्शन और रियलिटी दोनों मैच करते हैं तो हमारे पास 2 कंडीशंस आती हैं. एक तो हो गया ट्रू पॉजिटिव और एक और है ना, जब प्रेडिक्शन रियलिटी के साथ मैच करता है, हरदम ध्यान रखना कि वो ट्रू सिनेरियो होता है. अब ट्रू सिनेरियो है तो दूसरे वाला कौन सा होगा? वो भी ट्रू ही होगा, लेकिन वो ट्रू नेगेटिव होगा. एक पॉजिटिव है मतलब ट्रू नेगेटिव, जब मशीन ने यस बोला और मैच कर रही है रियलिटी के साथ में, और एक जब मशीन ने नो बोला लेकिन फिर भी वो रियलिटी के साथ में मैच कर रहा है. सो दैट इज ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव आर बोथ the cases when prediction matches with the reality. Okay, now third is which of the following is the correct feature of neural network? It can improve the efficiency of two models. No. It is useful with small data set. No. इसके लिए large data set ज़्यादा काम करता है. They are modeled on human brains and nervous system. Yes, they are modeled on human brains and nervous system.
न्यूरॉन्स की तरह उसमें नोड्स हमारे क्रिएट किए गए. सो दे नीड, सो सी इज द करेक्ट वन. लेट्स सी द डी एज वेल. सो दे नीड ह्यूमन इंटरवेंशन. नो, न्यूरल नेटवर्क के अंदर ह्यूमंस की इंटरवेंशन की, इनपुट की कोई जरूरत ही नहीं होती, वो अपने आप काम करता है. सो द करेक्ट आंसर इज दे आर मॉडल्ड ऑन ह्यूमन ब्रेन्स एंड नर्वस सिस्टम. Okay, now question number 4 is with the reference to AI domain, expand the term CV. Expand मतलब सिर्फ CV का हमें full form लिखना है, and that is your computer vision. Next question is under dash one looks at various parameters which affect the problem we wish to solve as this would make many lives better. तो कौन सा ऐसा क्या कहते हैं AI प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम पे काम करते हैं, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज योर प्रॉब्लम स्कोपिंग. नाउ सिक्स्थ इज इन दिस लर्निंग मॉडल द डाटा सेट विच इज फेड टू द मशीन इज लेबल्ड. सो लेबल्ड में हम सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल बोलते हैं, और सुपरवाइज के दो पार्ट है, क्लासिफिकेशन एंड रेग्रेशन. सो नेम द मॉडल. सो आंसर इज सुपरवाइज्ड लर्निंग model. So answer is supervised learning model. Okay, now let us move to the next question. So next question is dash is a term used for any used for any word or number or special character occurring in a sentence. तो sentence के अंदर जब word, number या कोई special character आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? So we call that as a token only. So the answer is token. Now second question is when the prediction matches the reality the condition is termed as what. जब prediction, यही देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी दोबारा से रिपीट हो रहा है एक तरह से कहीं ना कहीं. एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे प्रेडिक्शन रियलिटी के साथ मैच करता है, तो दो कंडीशन कौन सी थी, एक तो होगी ट्रू पॉजिटिव और एक होगी ट्रू नेगेटिव. नाउ इसी में सेकंड क्वेश्चन है व्हेन द प्रेडिक्शन मैचेस द रियलिटी द कंडीशन इज टर्म्ड एज ट्रू, और या फिर हम बोल सकते हैं ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव. Now the next question is smart assistants such as Alexa, Siri are the examples of, and the options are A. NLP, that is natural language processing, B. Data science, then machine learning and computer vision. So the correct answer for this one is natural language processing, that is NLP. So जो हमारे smart assistant होते हैं, that is for example the Alexa and the Siri, they are all example of your natural language processing. Now 4WS problem canvas is a part of what? So 4WS problem canvas जो होता है हमारा problem scoping का part है. Now question number 5, it refers to the unsupervised learning algorithm which can cluster the unknown data according to the pattern or trends identified out of it. दो टाइप की हमारी लर्निंग होती है, एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरी होती है अनसुपरवाइज लर्निंग. जब हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं तो this unsupervised learning is of two type. First is clustering and second is your dimensionality reduction. So जहाँ पे हम उसको क्लस्टर के फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपने आप ही आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स और ट्रेंड्स उसके अंदर से. So that is your clustering. Next is which of the following talks about how true the predictions are by any model. So how true the predictions are by any model, this is being identified by the accuracy. Okay, now let's move on to the next question. अब यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं. तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज बेसिकली द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेक्शन, जिसके अंदर यू विल बी गिवन 5 क्वेश्चंस और उसमें से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन करने थे. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डज मेडिटेशन हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस, डिस्कस briefly. So now meditation helps people talk, listen and understand each other, making life easier and less stressful. So meditation calms the nerves and help manages any stressful situation. It is basically meditation, not mediation. जो spelling mistake थी वहाँ पे. Okay. Now question number 7 is give any 2 key roles performed by an entrepreneur. So 2 key role बताने हैं जो entrepreneur perform करते हैं. तो first is वो innovation और problem solving. That is entrepreneurs create new ideas, products or services to solve problems and meet customer needs. They bring fresh solution to the market. And the second is they take risk and also decision making. So entrepreneurs invest money, time and effort into their business, taking risks to achieve success. They make important decisions to grow their business. Now question number 8 is mention any 2 benefits of working independently. अगर आप independently work करते हो तो उसके क्या 2 benefit होंगे? So first is freedom and flexibility मिलती है. हम अपने आप अपना खुद का शेड्यूल सेट कर सकते हैं, हम अपने पेस के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो मेक डिसीजन विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स. सो दैट इज वी गेट द फ्रीडम एज वेल एज द फ्लेक्सिबिलिटी. एंड सेकेंड जो बेनिफिट होता है बेटर स्किल डेवलपमेंट. वर्किंग अलोन हेल्प्स यू लर्न न्यू स्किल्स बिकॉज चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे और वो हमें खुद ही सॉल्व करने हैं, तो विल बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स.
Then is it helps improve problem solving and becomes more confident in handling tasks. Question number 9 is Gurmeet has just bought a new computer for his office. Suggest him any 2 points which he should keep in mind to prevent his computer from virus infection. तो उसने एक नया कंप्यूटर खरीदा है, अब वहाँ पे हमें 2 पॉइंट बताने हैं जिससे कि वो अपने कंप्यूटर को वायरस इन्फेक्शन से बचा सकता है. सो फर्स्ट इज he or she must install, Gurmeet must install and update antivirus software. So he should install a good antivirus software or program and keep it updated to protect the computer from viruses and malwares. Next is avoid downloading from unknown sources. तो दूसरा, कोई भी ऐसी सोर्स जहाँ पे उसको नहीं पता है कि इसमें किस तरीके का डाटा है, वहाँ से वो अवॉइड कर सकता है. He should only download files, softwares or email attachment from trusted websites and sources to prevent harmful viruses from entering his computer. Next question is question number 10. So define the term agricultural entrepreneurship. नाम से ही पता चल रहा है agricultural. That means कहीं ना कहीं इसमें हमारा agriculture से related entrepreneur है. So how are farmers benefited from it? So agricultural entrepreneurship can be defined as being primarily related to the marketing and production of inputs and products used in agricultural activities. तो अगर हम कोई भी मार्केटिंग करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यूज हो रहे होते हैं, उसको हम लोग एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. Now farmers have benefited the most with the rise in agricultural entrepreneurship as it has led to low cost innovation in farming processes. Now the next set of the question are of your क्या कहते हैं हमारा कि AI skills से related questions हैं और सारे questions हमारे 2 marks के questions हैं and 6 questions हैं. We have to attempt only 4 questions. So now let us move to the question number 11. Now question number 11 is explain any one example of AI bias. So now AI bias basically हमारा ये होता है कि जब कोई भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है लेकिन वो एक ही तरफा कोई डिसीजन लेती है, दैट इज बेसिकली नोन एज योर AI bias. सो एग्जाम्पल इसका है मेजरली ऑल द वर्चुअल असिस्टेंट्स हैव अ फीमेल वॉइस. आप देखोगे कि जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, चाहे वो सिरी हो, चाहे वो गूगल असिस्टेंट हो, एलेक्सा हो, वो सब ज़्यादातर उसमें फीमेल वॉइस है. दिस इज वन ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ AI bias. ठीक है. Now it is only now that some companies have understood this bias and have started giving option for male voices, but since the virtual assistant came into practice, female voices are always preferred for them over any other voice. तो by default वो female की रहेगी, हम change कर सकते हैं बाद में, but by default it is always a female. तो this is one of the AI bias. Okay. Now next question is what is dimensionality reduction? So dimensionality reduction is basically a process of reducing the number of variables in a data set. हमारे पास मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा एक डाटा है, उसमें क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर डाटा सेट के अंदर से जब हम उसके फीचर्स को रिड्यूस करते हैं, लेकिन फीचर्स को रिड्यूस करते टाइम दैट मीन्स हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं उस डाटा को, लेकिन सिंप्लीफाई के टाइम पे ये भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो रिमूव ना हो उसमें से. So that is known as your dimensionality reduction. So it is a process of reducing the number of variables or features in our data set while preserving as much important information as possible. So इससे मेन हमें फायदा क्या होता है? It helps simplify complex data, improve processing speed and reduce overfitting in machine learning models. तो इसका dimensionality reduction का ये कुछ फायदे होते हैं. Next question is define chatbot and what are its type. So chatbot होता क्या है? सो चैटबॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या हम बोल सकते हैं प्रोग्राम है जो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जब हम उससे बात करते हैं मे बी टेक्स्ट के थ्रू या फिर वॉइस इंटरेक्शन, तो ऐसा लगता है कोई ह्यूमन हमसे बात कर रहा है, लेकिन वो ह्यूमन नहीं होता. इट इज़ बेसिकली दी कंप्यूटर इटसेल्फ हु इज रिस्पॉन्डिंग बैक. सो इट इज़ बेसिकली अ सिमुलेशन which actually simulates human-like conversation through text or voice interaction. Okay, now there are 2 types of chatbots, scriptbot and smartbot. Okay, now next question is define confusion matrix. So confusion matrix हमारा क्या काम करता है कि जो भी हम कंपेयर करते हैं अपना प्रिडिक्शन और रियलिटी के बीच का रिजल्ट्स, सो जब भी हम रिजल्ट कंपेयर करेंगे प्रिडिक्शन और रियलिटी के बीच में, सो वो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. सो उसको रिकॉर्ड करने के लिए वी यूज कंफ्यूजन मैट्रिक्स. सो व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स? द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द प्रिडिक्शन एंड रियलिटी कैन बी रिकॉर्डेड इन व्हाट वी कॉल द कंफ्यूजन मैट्रिक्स. द कंफ्यूजन मैट्रिक्स अलाउज अस टू अंडरस्टैंड द प्रिडिक्शन रिजल्ट. तो इससे हमें प्रिडिक्शन रिजल्ट समझने में आसानी होती है.
Next is face lock feature of a smartphone is an example of computer vision. Okay, yes. So briefly discuss this feature. तो जो हमारा फेस लॉक फीचर है स्मार्टफोन के अंदर वो कंप्यूटर विजन का हमारा एग्जाम्पल है, तो उसको इस फीचर को हमें डिस्कस करना है. सो द फेस लॉक फीचर इन स्मार्टफोन यूजेस computer vision technology to recognize a person's face and unlock the device securely. It captures and analyzes facial features using the phone's camera and compare them with the stored facial data. जो मोबाइल के अंदर हमारा डाटा स्टोर्ड है उसके साथ वो मैच करता है. तो ये काम कैसे करता है? फर्स्ट इज फेस डिटेक्शन. द स्मार्टफोन्स कैमरा स्कैन्स द यूजर्स फेस, फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज फीचर एक्सट्रैक्ट करता है उसमें से. सो इट आइडेंटिफाइज की फेशियल फीचर्स लाइक आईज, नोज एंड जॉ लाइन, and then comparison authentication. The captured face is matched with the stored facial data and unlocking or denying access. If the face matches, the phone unlocks, otherwise access is denied. So this is how this particular face lock feature in a smartphone works. Now next question is, with reference to data processing, expand the term TF-IDF. We only have to expand, we don't have to explain. And also give any two applications of TF-IDF. So TF-IDF का full form है term frequency इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. एंड इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो पहला एप्लीकेशन है टेक्स्ट समराइजेशन और दूसरा इसका एप्लीकेशन है सेंटिमेंट एनालिसिस. ठीक है, और भी होते हैं बट बिकॉज इट आस्क ओनली फॉर द टू एप्लीकेशंस, सो दीज आर टू ऑफ द एप्लीकेशंस दैट विच आर यूज विद TF-IDF. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ से हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एंड 5 क्वेश्चंस आर देयर. यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस. So, and we have to answer them in 50 to 80 words each. So, Miss Suji is a beginner in the field of artificial intelligence. She got confused among the core terms like artificial intelligence, machine learning and deep learning. तो इसको 3 टर्म्स में डिफरेंशिएट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और होती भी है, बच्चों को भी होती है एक्चुअल में. सो मेनी अ टाइम्स दीज टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट आर दे सेम? फर्स्ट क्वेश्चन है, आर दे सेम? No, they are not same. Justify your answer. अब हमें justify करना है. Help her in understanding these terms by drawing a well-labeled diagram to depict the interconnection of these 3 fields. So first, if you see the diagram, so first within the सबसे अंदर हमारा deep learning है, उसके ऊपर हमारा machine learning and artificial intelligence. तो artificial intelligence क्या है? This is we call it the big umbrella. So AI refers to machines or softwares that can mimic human intelligence. सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर सकता है, खुद डिसीजन ले सकता है, खुद लर्न कर सकता है, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सिरी और गूगल असिस्टेंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज योर मशीन लर्निंग. क्या है मशीन लर्निंग? आप देख चुके हो डायग्राम के हिसाब से, इट इज अ सबसेट ऑफ एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब इसका मेन काम होता क्या है? तो मशीन लर्निंग इज अ टेक्निक विद इन एआई that allows machine to learn from data without being explicitly programmed. तो मशीन लर्निंग का मेन काम होता है कि जो उसको डाटा दिया हुआ है उसमें से वो अपने आप खुद सीखती है नई नई चीज़ों को, जैसे कि स्पैम ईमेल फिल्टरिंग. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग. लेकिन डीएल क्या है फिर? सो डीएल जो है वो सबसेट है एमएल का, दैट इज मशीन लर्निंग का, एंड डीएल इज मोर एडवांस्ड एमएल टेक्निक. तो ये एमएल से भी, मशीन लर्निंग से भी मोस्ट एडवांस्ड एमएल टेक्निक है. ठीक है, जो कि न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करती है और न्यूरल नेटवर्क में मल्टीपल लेयर्स होते हैं टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. और मेन चीज है कि जो डीएल होता है वो अपने आप डाटा लेके अपने आप उसको प्रोसेस करके और आउटपुट दे सकते हैं बिकॉज इट यूजेस न्यूरल नेटवर्क. नाउ एग्जांपल इज फेशियल रिकॉग्निशन इन स्मार्टफोन्स. तो जो आपका फेशियल रिकॉग्निशन यूज होता है स्मार्टफोन्स में, दिस इज बेसिकली योर डीप लर्निंग. तो वो पहले अपने आप उसको डाटा को ले लेती है, अपने आप लर्न कर लेती है और उसी के हिसाब से अपने आप ही रिस्पॉन्ड करती है आउटपुट. ओके, उसको कोई अलग से प्रोसेस नहीं है जो उसको सिखा रहा है. सो दिस इज एन इनबिल्ट फीचर इन द स्मार्टफोन जो वो अपने आप यूज करता है. Okay, so now I hope you might have understood the 3 difference between AI, ML and DL. So ML के अंदर डाटा दे दिया जाता है, उसमें से वो अपने आप सीखती रहती है नई नई चीज़ों के बारे में. Whereas deep learning के अंदर it basically uses neural network with multiple layers to process large amount of data. Deep learning में मतलब अगर डाटा कम होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा. Okay, let us move to the next question. So what is the significance of an AI project cycle? AI project cycle का क्या काम है? Also explain in detail about how data acquisition is different from data exploration. So data acquisition और data exploration project cycle के 2 पार्ट हैं. ठीक है, there are 5
स्टेप्स इन AI प्रोजेक्ट साइकिल, उसमें से दो ये हैं, डाटा एक्विजिशन एंड डाटा एक्सप्लोरेशन. So let us see what is AI project cycle. So AI project cycle is important because it provides a structured approach to building AI solution. तो कोई भी हमें AI solution build करना है तो एक structured approach हमें provide करता है कि you will first have to do a problem scoping, then data collection करना है हमें, जिसको हम data acquisition बोल रहे हैं, then data exploration, modeling and finally evaluation. So it ensures that AI models are developed efficiently, accurately and ethically. Okay, so that is the major significance of AI project cycle. So now let us see the difference between data acquisition and data exploration. So data acquisition क्या है? Process of collecting and storing data from various sources. अलग अलग sources से जब data आप collect करते हो, store करते हो, that is data acquisition. लेकिन data exploration क्या है? प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कलेक्टेड डाटा. जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना या उसको एनालाइज करना, उसको डाटा एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं. नाम से ही पता चल रहा है कि हम डाटा को कुरेद रहे हैं, देख रहे हैं उसमें क्या है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द पर्पस. सो डाटा एक्विजिशन क्या करता है? टू गैदर रो डाटा नीडेड फॉर AI मॉडल. मॉडल डेवलप करने के लिए हमें डाटा तो चाहिए, तो वो रो डाटा हमारे पास होता है. एक्सप्लोरेशन में हम क्या करेंगे? टू चेक डाटा क्वालिटी, किस तरीके का डाटा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके पैटर्न्स क्या है, कोई मिसिंग चीज़ तो नहीं है, इनसाइट्स वगैरह सब उसमें चेक कर लेते हैं बिफोर गिविंग इट टू द मॉडल. नाउ नेक्स्ट इज मेथड. किस तरीके से हम डाटा एक्विजिशन कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं? तो डाटा एक्विजिशन बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेब स्क्रैपिंग, APIs, सेंसर्स, सर्वेज. ठीक है. डाटा एक्सप्लोरेशन कैसे कर सकते हैं? कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, विजुअलाइजेशन है, इनके थ्रू हम कर सकते हैं, डाटा एक्सप्लोर कर सकते हैं. नाउ एग्जांपल है डाटा एक्विजिशन का, कलेक्टिंग कस्टमर रिव्यूज फ्रॉम एन ई-कॉमर्स वेबसाइट. कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट होगी, उसमें से कस्टमर के रिव्यू ले रहे हैं, दैट इज डाटा एक्विजिशन. नाउ डाटा एक्सप्लोरेशन क्या हुआ? ना उसको चेक कर रहे हैं कि कोई उसमें डुप्लीकेट रिव्यू तो नहीं है, कोई उसमें मिसिंग वर्ड तो नहीं है, कोई कॉमन वर्ड तो नहीं है. तो ये सारी चीज़ों को हम डाटा एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि जब हम टेस्टिंग के लिए दें डाटा अपना, ठीक है, सॉरी नॉट टेस्टिंग, ट्रेनिंग के लिए जब हम डाटा दें तो दैट शुड बी अ क्वालिटी डाटा एंड ऑथेंटिक डाटा. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19. उससे पहले एक बार इसका शॉर्ट में देख लो. इन शॉर्ट, डाटा एक्विजिशन इज अबाउट कलेक्टिंग डाटा व्हाइल डाटा एक्सप्लोरेशन इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग इट टू प्रिपेयर फॉर AI model training. ठीक है. Now, question number 19 is basically create a document vector table from the following documents by implementing all the 4 steps of bag of word model. Also depict the outcome of each step. तो bag of word यूज करके हमें ये 2 डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं. डॉक्यूमेंट 1 है समीरा एंड सानिया आर क्लासमेट्स, फुल स्टॉप है. डॉक्यूमेंट 2 है समीरा लाइक्स डांसिंग बट सानिया लव्स टू स्टडी मैथमेटिक्स, फुल स्टॉप है उसके बाद. सो नाउ अब देयर आर 4 स्टेप्स इन योर बैग ऑफ वर्ड्स. तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको बैग ऑफ वर्ड तक पहुंचते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन. नाउ इस टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में मैं आपको क्लियर कर दूं कि टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो हमें डॉक्यूमेंट 1 और 2 दिया गया है, हम उस डाटा को प्री प्रोसेस कर रहे हैं. दैट मीन्स आगे बढ़ने से पहले उसको प्री प्रोसेस कर देंगे. अब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में भी 5 स्टेप्स होते हैं, जैसे सेंटेंस सेगमेंटेशन हमारा हो गया, देन टोकनाइजेशन हो गया, देन कन्वर्टिंग टू कॉमन केस, लोअर केस में हो गया कन्वर्ट, देन आफ्टर दैट रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, नंबर्स, ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स, एंड देन फाइनली वी हैव क्या कहते हैं, लास्ट में हमारे पास आता है दैट इज बेसिकली योर स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन. ओके, नाउ ये 5 स्टेप्स हमारे हैं, लेकिन हम 5 स्टेप फॉलो इसमें नहीं करेंगे. रीज़न इज डॉक्यूमेंट 1 और 2 के अंदर बहुत कम डाटा है, बहुत कम डाटा है. अगर हम ये सारे 5 स्टेप्स उसमें फॉलो करने लगेंगे तो हमारा इसमें से सारा मीनिंग ही निकल जाएगा. ठीक है. नॉर्मली फॉलो करना चाहिए हमें टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में सारे 5 स्टेप्स, बट इसमें ध्यान रखना आप लोग, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, विल नॉट बी फॉलोइंग ऑल द 5 स्टेप्स. आप सिंपली जितने भी इसमें कीवर्ड्स आपको टोकन्स नजर आ रहे हैं उन टोकन्स को ले लो. ठीक है. आप फुल स्टॉप रिमूव कर सकते हो लास्ट का, बाकी एज इट इज उसको रहने दो. कॉमा, स्पेशल कैरेक्टर, एक्सक्लेमेशन साइन वो आप रिमूव कर देना इसमें से, बाकी एज इट इज. सो यू कैन सी डॉक्यूमेंट 1 में है समीरा एंड सानिया क्लासमेट्स, फुल स्टॉप. तो हमने जो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद लिया, समीरा स्मॉल लेटर में पूरा कर दिया, एंड ठीक है, सानिया एज इट इज, आर एज इट इज, क्लासमेट्स एज इट इज. ना हमने स्टेमिंग की है, ना हमने लेमेटाइजेशन किया है, ना हमने स्टॉप वर्ड्स रिमूव किए हैं. स्टॉप वर्ड कौन कौन से हैं? एंड और आर हैं, वो भी रिमूव नहीं किए. डॉक्यूमेंट 2 देखते हो तो इसमें लिखा हुआ समीरा लाइक्स डांसिंग बट सानिया लव्स टू स्टडी मैथमेटिक्स.
तो जब आप टोकनाइजेशन और कॉमन स्मॉल लेटर में इसको कन्वर्ट करते हो तो वी गेट समीरा, देन लाइक्स, डांसिंग, बट सान्या लव्स टू स्टडी मैथमेटिक्स, सारा स्मॉल लेटर के अंदर, फुल स्टॉप हमने हटा दिया है. ओके, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं. अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 के अंदर आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, यूनिक वर्ड्स, वो आप एक बार लिख लो. तो जैसे समीरा आ गया, एंड आ गया, सान्या आ गया, आर आ गया, क्लासमेट्स आ गया. अब डॉक्यूमेंट 2 में समीरा है, लेकिन हम लोग यहां पे समीरा दोबारा से नहीं लिखेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन समीरा इन अवर डिक्शनरी. तो हम लोग समीरा ऑलरेडी यहां पे ले चुके हैं. सो वी हैव ऑलरेडी टेकन समीरा, सो विल नॉट रिपीट इट अगेन. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द लाइक्स. अब देखेंगे लाइक्स तो नहीं आया, नहीं. ओके, डांसिंग ले लेंगे, ठीक है, बट ले लेंगे. अब सान्या ऑलरेडी आ चुका है, इसको भी नहीं लेंगे. लव्स ले लेंगे, देन 2 ले लेंगे, एंड देन फिर स्टडी ले लेंगे, एंड मैथमेटिक्स ले लेंगे. सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली टेक ऑल दी, दिस इज हाउ वी टेक ऑल दी, वी कैन से हमारे जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, वो यूनिक वर्ड्स को हम लोगों ने इसमें से ले लिया है. Okay, so I hope you might have understood step number 2 also. So now let us move on to the step number 3, and that step is creating document vector for each document. हर document के लिए 2 document है तो 2 बार document vector बनेगा. अब 2 बार document vector बनेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? What you will be doing is, first of all, you will be writing all the यू कैन से डिक्शनरी के जितने भी वर्ड्स हैं वो आप टेबुलर फॉर्मेट में लिख लोगे. जैसे कि यू कैन सी हियर, सो वी हैव टेकन दिस समीरा हियर, देन वी हैव टेकन एंड, देन सान्या, आर, देन आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो टेकन क्लासमेट. तो सारे हम लोगों ने एक टेबुलर फॉर्मेट में लिख लिए हैं उनको. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट 1 के अंदर देखते हैं कि समीरा कितनी बार आ रहा है, उतनी बार उसको लिख देंगे. सो समीरा इज 1, एंड इज 1, सान्या इज 1, R is 1, क्लासमेट इज 1, बाकी सब जो है 0 0 0. सेम इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इज विल राइट डॉक्यूमेंट 2 के लिए फिर से ड्रॉ करेंगे डॉक्यूमेंट वेक्टर. सो फिर से हमने ड्रॉ किया डॉक्यूमेंट वेक्टर, तो व्हाट वी गेट इज समीरा 1 एंड 0, सान्या एक बार आ रही है सेकंड डॉक्यूमेंट के अंदर, R 0, क्लासमेट 0, लाइक्स 1, डांसिंग एक बार, बट एक बार, लव्स एक बार, 2 एक बार, स्टडी एक बार और मैथमेटिक्स एक बार. अब ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी विल मूव ऑन टू स्टेप नंबर 4, एंड स्टेप नंबर 4 इज क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स. तो इकट्ठा अब इसको रिकंपाइल कर देंगे, हम बेसिकली बोल सकते हैं कि समरी बना देंगे पूरी. सो नाउ यहां पे हम लोगों ने फिर से एक टेबल बनाया और डॉक 1 में लिखा कितनी बार आ रहा था, डॉक 2 में लिखा कितनी बार आ रहा था, और लास्ट में उसको हम लोगों ने टोटल कर दिया. सो टोटल समीरा दोनों डॉक्यूमेंट मिला के 2 टाइम्स, एंड 1 time, Sanya 2 times, okay, R 1 time, classmate 1, likes 1, dancing 1, and so on. So this is your bag of words. I hope you might have understood. और ये हर बार आता है bag of words. For the last 2 years ये क्वेश्चन आ ही रहा है पक्का. Okay, now let us move on to the last question, and that is basically not last, second last question. So that is question number 20. So will it be valid to say that not all devices which are termed as smart are AI enabled? इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये बताना है कि जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो सारे AI इनेबल्ड हैं, नहीं है ना. सो इट इज़ वैलिड टू से कि हाँ स्मार्ट डिवाइस है लेकिन वो AI इनेबल्ड नहीं होते ना. जस्टिफाई करना है, ओके, विल एक्सप्लेन दैट. Explain in 2 examples from the daily life which are commonly misunderstood as AI. So let us see. No, not all devices that are called smart are AI enabled. The term smart often refers to devices that are automated, connected to the internet, और कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली. तो स्मार्ट डिवाइस का मतलब समझ लो पहले. स्मार्ट डिवाइस का मतलब है कि जो अपने आप काम कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट की जरूरत उनको चाहिए ही चाहिए, और रिमोट से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं. दैट इज योर स्मार्ट डिवाइसेस. लेकिन AI एनेबल्ड डिवाइसेस क्या है? AI एनेबल्ड डिवाइसेस यूजेस मशीन लर्निंग, मतलब वो अपने आप पैटर्न को लर्न करते रहते हैं और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं. वो डाटा प्रोसेस करते हैं और उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है खुद की, to adapt and improve over time. So many smart devices only work with predefined rule and do not actually learn or make intelligent decision like AI. तो बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि प्री डिफाइंड रूल के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन नई चीज़ कुछ नहीं सीखते, ना कोई इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हैं खुद अपने आप से. ओके, नाउ 2 एग्जांपल देखते हैं जो कि कॉमनली मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं कि वो AI हैं. फर्स्ट इज स्मार्ट वॉशिंग मशीन. सो मेनी पीपल थिंक दैट अ स्मार्ट वॉशिंग मशीन यूजेज AI. स्मार्ट है ना, तो हम सोच रहे हैं कि AI इनेबल्ड है. नहीं,
But in most cases, it follows pre-programmed cycle based on fabric type, water level and temperature setting. It does not learn or make decision beyond these rules. तो जो ऑलरेडी रूल उसमें डिफाइन किए हुए हैं वैसे उसी पे काम करेगी, उसके अलावा वो नए डिसीजन खुद नहीं ले सकती है इस मशीन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मोशन सेंसर लाइट्स. ठीक है, आप जैसी फॉर एग्जाम्पल कि आपकी गैलरी में एक लाइट है, जैसे आप उसके नीचे आओगे लाइट जल जाएगी, या आपको पहले ही सेंस कर लेगी आने वाला है तो लाइट ऑन हो गई, आप चले गए गैलरी खाली है तो ऑफ हो गई ताकि इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सके. अब आप सोचोगे ये AI इनेबल्ड है. नो, दीज लाइट्स टर्न ऑन व्हेन दे डिटेक्ट मूवमेंट, बट दे आर नॉट AI पावर्ड. दे वर्क बेस्ड ऑन सिंपल इंफ्रारेड सेंसर के बेसिस पे वो काम कर रही है और उसी पे वो काम करती है. ठीक है, so I hope you have understood this answer. Let us move to the next question, that is question number 21. Again ये question में repeat होता है 4 marks के अंदर. So now recently the country has shaken up a series of earthquake which has done a huge damage to the people as well as the infrastructure. To address this issue, an AI model has been created which can predict if there is a chance of earthquake or not. The confusion matrix for the same is, so you can see the confusion matrix here. Okay, नाउ कंफ्यूजन मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू शुड नो ये जो 4 बॉक्सेस है 55, 25, 120 जहाँ लिखा हुआ है 55, 25, 20, इसमें से ट्रू पॉजिटिव कौन सा है, फॉल्स पॉजिटिव कौन सा है, ट्रू क्या कहते हैं ट्रू नेगेटिव कौन सा है, फॉल्स नेगेटिव कौन सा है. ओके, सो फर्स्ट इज हाउ मेनी टोटल केसेज आर ट्रू नेगेटिव इन द अबव सिनेरियो. तो जब तक वो बॉक्स में नहीं पता होगा यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई. सो नाउ फर्स्ट जो आपका फर्स्ट बॉक्स है लेफ्ट साइड में, दैट इज ट्रू पॉजिटिव. इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, जैसे प्रिडिक्शन और रियलिटी में आपका पैरेलल ये जो है ना, ये जो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये हरदम ध्यान रखना कि ये जो पैरेलल लाइन है ये दोनों ट्रू होंगे, ये दोनों ट्रू हैं, ये दोनों मैच करने चाहिए. ट्रू ट्रू, ठीक है, पहली चीज फर्स्ट आपको समझ में आ गई, ये डायगोनल जो होगा ये ट्रू होगा हरदम. दूसरी चीज, जहां पे आपका ये यस लिखा हो, जहां पे यस लिखा हो ये यस है तो ये दोनों पॉजिटिव की लाइन है. यहां पे नो है, ये दोनों आपकी नेगेटिव की लाइन है. अगर आप ये इतना ध्यान रखते हो तो आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स में कभी भी गलती नहीं करके आओगे. I'll again repeat the same thing. How you identify कि ट्रू पॉजिटिव कौन सा है, ट्रू नेगेटिव कौन सा है, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव कौन सा है. तो बहुत सिंपल सा तरीका है. फर्स्ट व्हाट यू डू इज, आपके ये जो दोनों हैं ये दोनों ट्रू है, ये दोनों ट्रू है, टीटी लिख लेना बस, खाली ओनली टीटी, ये दोनों ट्रू है. ठीक है, ये दोनों ट्रू है तो अल्टीमेटली ये दोनों फॉल्स हो गए, ये हमारे डायगोनली जो है ये फॉल्स हो गए. ये 2 ट्रू, ये 2 फॉल्स हो गए. अब नेक्स्ट आपका टास्क आता है आइडेंटिफाई करना पॉजिटिव और नेगेटिव का. तो जो यस वाली प्रेडिक्शन की जो यस वाली लाइन है, प्रेडिक्शन की यस वाली लाइन है, ये हमारा हरदम प्रेडिक्शन की यस वाली लाइन हरदम पी होगी, और प्रेडिक्शन की नो वाली लाइन जो होगी वो हरदम आपका नेगेटिव होगी, एन होगी. तो एन से एन आप मैच कर लेना, आपको अगेन कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी. फाइन. So now that is how you will be able to, once you have detected all the true positive, false negative, true negative, then after that you can do it. अब क्वेश्चन देखते हैं फिर से. Now the question says how many total cases are true negative. तो बहुत आसान है, इसमें से 20 है ना, नजर आ रहा है ये रहा 20. So the answer is total true negative cases is 20. Now next question is calculate precision, recall and F1 score. तो precision, recall और F1 score के लिए आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए. फॉर्मूला के भी मार्क्स हैं और कैलकुलेशन के भी मार्क्स हैं. ठीक है. So now the formula for the precision is TP upon TP plus FP. अब कैसे इसको याद करोगे फॉर्मूला को? तो नाउ ये जो है ना आपका TP वाला, ये वाला जो बॉक्स है, ये आपका प्रिसिशन में भी यूज होता है और रिकॉल में भी यूज होता है. सो न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखोगे प्रिसिशन और रिकॉल ये दोनों में सेम इस्तेमाल होता है, यही बॉक्स. अब अगर इधर से डिनोमिनेटर में क्या होगा, यू यूज TP प्लस, इफ यू मूव राइट तो प्रिसिशन में TP प्लस FP. ओके, वेयर एज इफ यू मूव डाउनवर्ड्स दैट इज TP प्लस FN, दैट इज योर रिकॉल. सो आई थिंक फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा. दोनों के अंदर न्यूमरेटर सेम है, दैट इज ट्रू पॉजिटिव, वो पहला वाला ही बॉक्स यूज हो रहा है. ओके, लेकिन डिनोमिनेटर में कैसे यूज करोगे, जो TP है वहीं से मूव करते हुए राइट जाओगे तो आपका हो जाएगा TP प्लस FP, और अगर TP प्लस FN लिखोगे तो वो रिकॉल के लिए है डिनोमिनेटर में. once you have written that, just put all the values. ठीक है, आपने वैल्यू डाली, जैसे मान लो TP हमारा कितना है, यहां पे TP देखोगे तो TP इज बेसिकली 50.
देन अपॉन करोगे एंड देन टीपी कितना है 50 प्लस एफपी कितना है आपका 5. सो यू डू द कैलकुलेशन 50 अपॉन 55, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, देन वी गेट 10/11 एंड देन आफ्टर दैट वंस यू डू इट इन सिंपल फॉर्म तो फिर आपका आसान हो जाता है डेसिमल्स में लेके आना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज रिकॉल. अगर रिकॉल देखोगे टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन, तो टीपी की वैल्यू कितनी है 50, ऊपर से बॉक्स में से देख लो 50 है, अपॉन में 50 प्लस 25. ठीक है. अब अगेन ध्यान रखना प्रिसिशन और रिकॉल में ये देखो ये सेम है, ये सेम है, बस आपका ये देखो ये राइट में जा रहे हैं हम लोग और ये डाउन में आते हैं तो ये 25 आ रही वैल्यू, दैट्स ऑल. तो इस तरीके से आपका याद हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला मैंडेटरी है आपको लिख के आना. ठीक है. सो यू गेट 50 अपॉन 75, सो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यू गेट 2 अपॉन 3 एंड देन यू कैन गेट इन डेसिमल्स. नाउ F1 इज बेसिकली, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा लेकिन मुश्किल नहीं है, ट्वाइस ऑफ प्रिसिशन इनटू रिकॉल अपॉन प्रिसिशन प्लस रिकॉल. ठीक है. सो डिनोमिनेटर में वी ऐड दिम और न्यूमरेटर में हम प्रिसिशन रिकॉल और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. So that is 2 into 0.90 that is precision into 0.67 that is recall upon में 0.90 plus 0.67 and then you get 1.206 upon 1.57 and answer आएगा 0.77. हरदम याद रखना F1 स्कोर, प्रिसिशन और रिकॉल, सर ये तीनों जो चीज़ होंगी ये 0 और 1 के बीच में ही आएंगी आंसर इनका. ठीक है. अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हो तो हरदम इनका आंसर 0 और 1 के बीच में, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने फॉर्मूला कुछ गलत लिख दिया है या वैल्यूज कुछ इनपुट गलत कर दिया आपने. तो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई. सो वी हैव सॉल्व 2023 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वेश्चन पेपर. थैंक यू.